तो विजय माल्या के बारे में बात कर रहे थे आप। उनके पास एक क्राउन ज्वेल था, यूनाइटेड स्पिरिट्स। किंगफिशर के प्रॉब्लम आना शुरू हुए, तब रियलाइज़ हुआ कि भाई ये किंगफिशर बंद भी होने वाली है एंड विजय माल्या इज गोइंग टू हैव नो चॉइस बट टू सेल इट। दैट इज़ द टाइम व्हेन आई सेड ओके देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी। मेरे को कोई डाउट नहीं था कि मैं पैसा कमा लूँ, पर मुझे कोई घाई नहीं थी। मेरे फादर एक्चुअली मुझे कहा करते थे कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो आपको स्टॉक मार्केट को लॉस करके यूनिवर्सिटी फीस देनी ही पड़ी। बिगिनर्स लक लोगों के सर पे चढ़ जाता है स्टॉक मार्केट में। सी हर आदमी को है ना 3 नंबर पता होने चाहिए सक्सेस के लिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। क्या नंबर है? तो आपको लगता है कि रिसेशन आ रहा है? क्योंकि भाई लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं, लाशें गिर रही है, फलाना डिगना। तो ज़मीन में लगाना चाहिए पैसा कि स्टॉक मार्केट में? आई एम अ स्टॉक मार्केट गाय बट आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमने देखा कि 86% लोग हमारे चैनल पे आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम और भी बेटर गेस्ट को ला पाएंगे, क्योंकि जितना बड़ा हमारा चैनल होगा उतने ही बड़े गेस्ट आएंगे और उतने ही हार्ड क्वेश्चंस हम उनसे पूछ पाएंगे और समझ पाएंगे उनसे कि एक बेटर लीडर बनते कैसे। आज का हमारा एपिसोड है जिमित मोदी के साथ। वो एक बहुत बड़े म्यूचुअल फंड के फाउंडर हैं, सैमको। उनसे हमने समझने की कोशिश करी कि स्टॉक मार्केट में पैसे कमाते कैसे हैं, स्टॉक मार्केट में स्कैम्स कैसे होते हैं, स्टॉक मार्केट में स्कैम से बचा कैसे जाए। स्टॉक मार्केट के बारे में आपको और मुझे और हर इंसान को समझना ज़रूरी क्यों है। पैसा क्या हमें ज़मीन में लगाना चाहिए, फ्लैट्स में लगाना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए? क्या हर इंसान को स्टॉक मार्केट समझना भी चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? और ओवरऑल पूरे इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का पैसा सिस्टम जो है वो वर्क कैसे करता है, पूरे पैसे के सिस्टम को समझने की हमने कोशिश करी एक छोटे से एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक है। हमने ये बात करी है कि बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो इंडिया से पैसा चुराते हैं और बाहर भाग जाते हैं, तो वो ऐसा क्यों होता है और कैसे उस सबको रोका जाए, और अब क्या कर सकते हैं आप और मैं ताकि हम कभी भी स्कैम में फंसे नहीं। Enjoy today's शो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है। एंड अगर आपको ये लगता है कि ये एपिसोड बहुत बड़ा है तो आप जाके हमारे राजशमानी क्लिप्स और राजशमानी शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही छोटे टाइम में, छोटी सी क्लिप्स में, छोटे से शॉर्ट्स में हम आपको एक बेटर लीडर बनाने की कोशिश करते हैं बाय ब्रिंगिंग द बेस्ट वैल्यू फॉर यू। एंजॉय टुडेज शो। पहले आप बताओ कि आपने पैसे कैसे कमाए, कौन सी स्ट्रैटेजी से कमाए, कैसे क्या? गिव मी योर स्टोरी, गिव मी योर फ्लेवर एंड देन वी गो डाउन टू इट। This route of making money by depth was an accidental discovery. तो जो पहला ट्रेड था मैंने लाइफ में जहाँ पे मैंने बड़ा पैसा कमाया, वो एक कंपनी थी यूनाइटेड स्पिरिट्स करके। 2011-12 में अराउंड दैट टाइम, जहाँ पे विजय माल्या वाज गोइंग थ्रू अ टेरिबल टाइम विथ किंगफिशर। हाँ, और उनके पास एक क्राउन ज्वेल था, यूनाइटेड स्पिरिट्स। और तभी when I was working on doing depth on trying to figure out what's the value of United Spirits, तब पूरी कंपनी $1 billion में मिल रही थी। That company had 50% market share of the Indian liquor market. यानी हर 2 बॉटल ऑफ अल्कोहल में 1 बॉटल का पैसा यूनाइटेड स्पिरिट्स में डाउल को जाता था। If this was a foreign company or not a Vijay Mallya company, there was no way it would be selling so cheap. And जब किंगफिशर के प्रॉब्लम आना शुरू हुए, तब रियलाइज़ हुआ कि भाई ये किंगफिशर बंद भी होने वाली है एंड विजय माल्या इज गोइंग टू हैव नो चॉइस बट टू सेल इट। दैट इज़ द टाइम व्हेन आई सेड ओके देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी। एक मिसप्राइस्ड एसेट है, 50% ऑफ द इंडस्ट्री मार्केट शेयर है, 1 बिलियन में मिल रही है ये। देयर इज नो वे दिस विल बी ट्रेडिंग एट लेस देन 3-4 बिलियन। एंड एक्चुअली दैट इज व्हाट हैपेंड, you know, at some, because of Kingfisher's trouble, Vijay Mallya had to go and find a buyer. They went and found Diageo, or Diageo ne actually they ended up buying it at about 2.5-3 billion. And that journey of entering when the market cap was $1 billion, selling at 3 billion, and having that conviction कि इसको बेचना ही पड़ेगा, और ये जब बेचेगा इसको राइट प्राइस मिलेगा, ये एसेट राइट प्राइस होएगा तो बड़ा पैसा बनेगा। That conviction and through that journey helped me make big money in my first large trade.
तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो एक वन ऑफ था, ये कैसे पैसे बनेंगे बार बार, बट ट्रस्ट मी एवरी टाइम एंड देन हर साल 2 साल में आपको कहीं ना कहीं ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी. The key is, as I said, you'll have to identify that insight, generate that insight based on a pattern. And when you get that pattern, you'll have to put in money with conviction. वहाँ पे ही डर जाते हैं लोग. हाँ, वहाँ पे लोग डर जाते हैं कि यार ये गलत हो गया तो क्या होगा, फलाना ढिकना. तो विजय माल्या के साथ क्या हुआ किंगफिशर में, क्या एग्जैक्टली प्रोसेस हुआ? क्योंकि आज तक वो अनक्लियर है, राइट? ही इज़ आउट ऑफ द कंट्री, वो यूके में बैठे हुए हैं और वो ये क्लेम करते हैं कि मेरा मैटर फाइनेंशियल मैटर नहीं है, पॉलिटिकल मैटर है. लोग पॉलिटिकल रीजंस की वजह से मुझे इंडिया में लाके जेल में डालना चाहते हैं, मैं तो पैसे देने के लिए तैयार हूँ. और क्या है वो मैटर? डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट? So I think as far as the whatever publicly available information is there, इसमें the claim is that Kingfisher owes money to the banks. Kingfisher Airlines में उन्होंने जो घाटा किया वो बैंक की लाइबिलिटीज़ थी और वो लाइबिलिटीज़ पे करनी बाकी है. वो लाइबिलिटीज़ में प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है. एंड आई थिंक द गवर्नमेंट इज़ मेकिंग सर्टन क्लेम्स एंड दे डिसाइडेड दैट इसमें शायद कुछ एम्बेसलमेंट हुआ रहेगा या लॉन्ड्रिंग हुआ रहेगा. आई डोंट नो, आई मीन व्हाट एग्जैक्टली हैज़. टोटल पैसा कितना है? आई थिंक अबाउट 7-8 हज़ार करोड़ है. ओके, इज़ व्हाट बट पब्लिकली अवेलेबल. और इंटरेस्ट में ऐसा होता है ना कि इंटरेस्ट तो आप ऐड करते जाओ. वो इंटरेस्ट ऐसी चीज़ है जो चलती जाती है. तो आई मीन, सो आई थिंक विजय माल्या's point of view is that I'm very willing to settle that by giving the principal. Maybe the banks don't want to agree, but वो तो मैटर ऑफ निगोशिएशन है कि आप डू वांट. बोल रहा है कि अगर मैंने 8,000 करोड़ में से मान लो 4,000 करोड़ मैंने एक्चुअल लिया था, बाकी 4 तो इंटरेस्ट है, तो मैं 4 देने के लिए तैयार हूँ. अभी वो बैंक्स को मानना पड़ेगा कि भाई ठीक है हम इंटरेस्ट लॉस क्यों करें. वो बोलेंगे कि भाई आप, आई मीन, as I said, that's a matter of negotiation. Okay, tell me more about, I have 2-3 people who I feel कि उनका बहुत नाम आता है, तो उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, फिर दूसरे टॉपिक्स पे जाएंगे, राइट? कि एक है वॉरेन बफेट. उनकी क्या स्ट्रैटेजी है? उन्होंने पैसे कैसे कमाए? उनमें क्या खास बात है कि इतने पैसे कमाए? और ही इज़ कंसिडर्ड कि वॉरेन बफेट चार्ली मंगर ही हैं, मतलब फाइनेंस वर्ल्ड में उन्होंने ही मचाया है. दे आर दी बिगेस्ट. I think the biggest thing that has worked for Warren Buffett is just what we spoke before, right? He has consistently been at it for 60 plus years. 1950s से 1954, 1950s से he has, when he started with the Buffett partnership, you will be surprised that 99% of his wealth got created after he turned 65. मतलब उन्होंने शुरुआत ही इतनी जल्दी की थी 11 साल में. हाँ, 11 साल में शुरुआत की. बट खैर 11 साल से तो इतने सक्सेसफुल नहीं थे. उनका जैसे 1950s के बाद थिंग्स स्टार्टेड रियली टेकिंग ऑफ फॉर हिम. बट 60-70 ईयर्स इन द मार्केट, अगर आप अपने आप को उतना टाइम दे देते हो, आई एम सेइंग इवन टुडे एनीबडी हु स्टार्टिंग एट 20-25 एंड अगर वो अपने आप का ध्यान रखता है और 80-90 साल तक जी सकता है और वो 70-80 साल की कंपाउंडिंग देख सकता है, then that's an insane amount of money to be made. I think time is one thing. So they've been phenomenally patient. I think unse patient, unse outstanding investor in terms of patience rarely koi milega. Everybody wants to be rich tomorrow, but I think they've said, okay, we will. There are a lot of times where Warren Buffett actually said, मेरे को कोई डाउट नहीं था कि मैं पैसा कमा लूँगा, पर मुझे कोई घाई नहीं थी. बिलियनर, मल्टी बिलियनर तो मैं बन ही जाऊँगा, बट मैं मेरे टाइम पे मरूँगा. तो आई विल हैव पेशेंस एंड ही स्ट्रैटेजी वाज इज वेरी क्लियर, राइट? यू बाइंग ग्रेट बिजनेसेस एट फेयर प्राइसेस, दैट्स इट. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. यू गो आउट एंड बाय products or businesses which make products or sell services that you use daily, that's it. And you buy them at a time जहाँ कोई या तो कोई उसे देख नहीं रहा है या बहुत early है. No, not early. You don't even need to be early. You'll be surprised. His largest trade, he's made $100 billion in Apple. I think they started buying Apple in 2011, 12, 13. So it was not early. Apple was incorporated in the 1980s. 30 साल बाद लिया. But they bought such a large position and they held
held it. Or they actually bought Apple at a time when nobody was looking at Apple. Apple was trading Steve Jobs. Yeah. was going on. 13-14 का PE होता था. People used to think ये सिर्फ एक hardware business है. And he said, okay, this is a product that people can't live without. And he went on and bought a fairly large stake. Today, it's $100 billion gain for him. So, a simple strategy, but as I said, you have to give it that time. You have to give it those 50, 60, 70 years. And as I said, 99% of his wealth got created after he turned 65. Also, do you think कि उनके फेवर में ये चीज़ वर्क करी जो अमेरिकन स्टोरी थी? Absolutely. कि अमेरिका जिस टाइम पे बूम कर रहा था, उस टाइम पे अमेरिका जो कंज्यूम करता है वो सारी चीज़ें वो खरीदते गए, जैसे कोका कोला, आई थिंक टैको बेल, नहीं what's his ice cream? American Express, Coca-Cola, what's his biggest ice cream which he bought? He bought See's Candy. हाँ, कैंडीज ही बॉट, राइट? ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जिसमें उन्होंने जिन्होंने मैक्सिमम पैसा कमाया. एप्पल, देन वी टॉक अबाउट. तो जब अमेरिका में ये सारे चीज़ें जब बन रही थी, अमेरिकन स्टोरी बन रही थी, जब अमेरिकन ड्रीम पूरा हो रहा था, तब उन्होंने सारी जो नॉर्मल अमेरिका कंज्यूम करता है एट लार्ज, तब उन्होंने वो सारी चीज़ें खरीदी और उनके लिए वो भी एक फेवरेट पॉइंट था जिसकी वजह से उन्होंने बहुत पैसे कमाया. एंड डू यू थिंक कि अब वो इंडिया में हो रहा है? क्योंकि अब इंडियन ड्रीम, इंडियन स्टोरी अब बनने जा रही है. तो इंडिया में अब जो अगले 20 साल तक होल्ड करके बैठेगा, 25 साल होल्ड बैठेगा आज की कंपनीज को यूज़ करके, डू यू थिंक दैट्स एन अपॉर्चुनिटी? 100%. I think, Warren Buffett often says that he was successful not only because of the things that he did, but because he was in America at the right place at the right time. And आज अपनी जनरेशन के लिए, for us Indians, I think India is in 2023 and in this decade what probably America was in the 1950s and 60s. So this is the golden era for us. I mean, the next 25 years, जो कहते हैं ना अमृत काल, दिस ये एक्चुअली अपने लिए एक अमृत काल है आपको. बट अमृत काल में अमृत पीने के लिए, एज आई सेड, इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा. इफ़ यू आर इन्वेस्टेड तो आपको अमृत हजम होगा, नहीं तो फिर पानी हजम होगा. तो कैसे बनता है पैसा? आई थिंक इंडिया में अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो 2 ही तरीके हैं. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो 2 तरीके, एक, या तो आप किसी चीज़ में अंदर घुस के डेप्थ से पैसा बना सकते हो, या तो आप कोई सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्ट करके ब्रेथ से पैसा बना सकते हो. तो अभी समझाता हूँ एग्जांपल कि डेप्थ का मतलब क्या है, ब्रेथ का मतलब क्या है. डेप्थ का मतलब ये है कि आप किसी टॉपिक पे या किसी सब्जेक्ट पे एक्सपर्ट हो. जैसे हो गए फॉर एग्जांपल आप एक स्टील ट्रेडर हो, तो आपको स्टील इंडस्ट्री की समझ है, आपको स्टील इंडस्ट्री की साइकिल समझ में आती है. आप कोई टायर इंडस्ट्री में हो, आप यू आर एन IT सर्विसेज प्रोफेशनल, तो आप IT कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपके पास कोई स्पेसिफिक सेक्टर या कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस की एक्सपर्टीज़ है और आपके पास सर्टन इंसाइट्स है जो वो सेक्टर के बाहर वालों को नहीं होगी. जैसे IT वालों को पता होगा कि भाई कब प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब डिमांड हो रही है, कब डिमांड जा रही है. सेम स्टील में, आप हर सेक्टर में. अभी आपके पास कोई एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट का कोई डिफरेंशिएटेड इंसाइट है और वो डिफरेंशिएटेड इंसाइट को आप यूज़ करते हो पैसा बनाने के लिए, कि आप सही टाइम पे एंटर कर लिए, सही टाइम पे होल्ड कर लिए, आप साइकिल प्ले कर लिए, तो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी. सो हैविंग अ डिफरेंशिएटेड इंसाइट which allows you to go into depths that others cannot go, that is one serious edge in which people can make money. और ये मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि जिन लोगों के पास ऐसी एज होती है ना, वो लोग फिर उसी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में काम करते हैं. यानी जो अगर कोई बोलता है मैं स्टील ट्रेडर हूँ, मुझे स्टील की साइकिल समझ में आती है, कब स्टील का भाव ऊपर जा रहा है, कब, तो वो सिर्फ, मैंने देखा है वो लोग सिर्फ टाटा स्टील, JSW स्टील, यही टाइप के शेयर लेते, उसी में साइकिल में ऊपर में जाते, घुसते और पैसा बनाते, और जब साइकिल टर्न होती निकल जाते. सो ये एक तरीका है पैसा बनाने का. जो दूसरा तरीका है जिसे हम ब्रेथ वाला तरीका है, वो ये कैसा है कि भाई आपके पास कोई स्पेसिफिक सेक्टर की या कोई इंडस्ट्री की इंसाइट नहीं है, बट आपने कोई सिस्टम बना ली है, आपने कोई टाइप की स्ट्रैटेजी ढूंढ ली है, जो आप कोई भी स्टॉक पे, टिपिकली आपने कोई पैटर्न रिकग्निशन करके, अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना पैटर्न रिकग्निशन का काम. आप कोई पैटर्न ढूंढ ली और वो पैटर्न आप रिपीटेबली
कोई भी स्टॉक पे आप चलाओ तो उसमें आपको एक मैथमेटिकल एडवांटेज मिल जाता है. वो मैथमेटिकल एडवांटेज अगर आपको मिल गया तो आप पैसा बना सकते हो. पर वो और सारे सेक्टर में सेम होगा ऑलमोस्ट. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, सी व्हाट इज द स्टॉक मार्केट? इट इज द कलेक्टिव विजडम ऑफ ह्यूमंस. ओके, एक्सप्लेन मोर डीप. मार्केट क्या है? आप मेरे जैसे हजारों लाखों पार्टिसिपेंट अल्टीमेटली मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं. जो प्राइस रिफ्लेक्ट करता है वो क्या है? वो अल्टीमेटली हम सब की कलेक्टिव विजडम ही है जो उसमें रिफ्लेक्ट होती है. तो द प्राइस ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन बिहेवियर एट द एंड ऑफ द डे. एंड ह्यूमन्स बाय नेचर दे आर रिपीटेटिव एंड दे जनरली लीव पैटर्न्स. मतलब सिंपल हिसाब है ना, अगर अपन बोलेंगे आग लगी है तो हर कोई ह्यूमन का तरीका है कि चलो भागो. तो ह्यूमन्स बिहेव इन अ वेरी सर्टन सेट पैटर्न मैनर. इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट पैटर्न एंड इफ यू आर एबल टू मेक अ मैथमेटिकल एज आउट ऑफ दैट पैटर्न एंड मेक मनी, देन नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम मेकिंग मनी. फेयर. और इस पे आपका साइड इनकम, पैसिव इनकम, इस पे क्या टेक है? क्योंकि बहुत लोग स्टॉक मार्केट को ट्रीट करते हैं कि यार मैं सिर्फ पैसिव इनकम कमा लेता हूँ, साइड इनकम कमा लेता हूँ. और दुनिया भर में हज़ारों इन्फ्लुएंसर्स, फिनफ्लुएंसर्स, यहाँ बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर, बहुत सारे गुरुज सब ये बताते हैं पैसिव इनकम बनाओ, रातों रात अमीर हो जाओ, तुम्हारे सोते रहोगे और तुम्हारे पास 2 लाख रुपए बैंक में आते जाएंगे. सो इज दैट पॉसिबल? पहले तो ये होता पॉसिबल है क्या पैसिव इनकम बनाना? पहले तो ये पॉसिबल है. इट्स नॉट दैट पॉसिबल नहीं है. बट एक्चुअली ये जैसे आपने बताया ना, ये पैसिव इनकम, सेकंड इनकम, ये इतना मिसयूज्ड टर्म है. ये इतना इसको लेफ्ट राइट सेंटर मिसयूज किया गया है. सो आई थिंक पैसिव इनकम, स्टॉक मार्केट में पैसे 2 तरीके से बनते हैं, राइट? अगर आप खुद कर रहे हो, यानी आपने खुद का आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया है, आप खुद ट्रेडिंग कर रहे हो, आप खुद इन्वेस्टिंग कर रहे हो, आपका भले आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप खुद यू आर डूइंग एवरीथिंग योर सेल्फ, देन दिस इज एज गुड एज योर बिजनेस. ओके. देन यू कांट डू इट पैसिवली. देन यू आर एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द मार्केट एंड यू हैव टू डू थिंग्स एक्टिवली. ये ऐसा हो गया कि मैं दुकान खोल दी, बट दुकान खोल दी तो दुकान में जाना पड़ेगा. कस्टमर अपने आप से नहीं आएगा, माल अपने आप से नहीं बिकेगा, अकाउंटिंग अपने आप से नहीं होगी. यू नो, तो आप अगर खुद, सो इफ यू आर डूइंग इट योर सेल्फ, देन यू आर एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, देन देर इज नो सच थिंग एज पैसिव इनकम. एंड अगर आप एक्टिव पार्टिसिपेंट हो और आप इसको पैसिव के जैसा ट्रीट करते हो कि भाई मैं बिना कुछ किए खाली एक दुकान खोल दूंगा, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट खोल दूंगा और मेरे खाते में पैसे 2-2 लाख आते ही रहेंगे, 100% पैसे जाते ही रहेंगे, आएंगे नहीं. आपको जेन्युइनली पैसिव इनकम कमानी है और आप खुद नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप प्रोफेशनल को भी दे सकते हो. आप किसी या तो म्यूचुअल फंड मैनेजर को पैसे दे दे, या तो आप किसी एडवाइज़र को अपॉइंट करो या किसी डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करो और उसको बोलो कि भाई देख, मेरा XYZ पैसा हर महीने में बनाता हूँ, मेरे को टाइम टू टाइम इतना बोनस आता रहता है और ये पैसे को मेरे को वेल्थ में कन्वर्ट करना है, इसको थोड़ा और पैसा बनाना है. तो वो आपके लिए प्लान बनाएगा, बट वो जेन्युइन पैसिव इनकम हुई. बट आप पैसिव इनकम जब आप मानते हो, देन यू विल हैव टू कीप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पैसिव इनकम. FD का पैसा पैसिव इनकम है, उसमें 8% बनता है. आप थोड़ा और रिस्क ले लोगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लोगे, किसी एडवाइज़र को दे दोगे वगैरह, 8 के बदले 12, 13, 14 बनेगा. बट डोंट एक्सपेक्ट कि आप 20%, 25%, 30% कमा पाओगे अनलेस यू डू इट योर सेल्फ एंड देन ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस. और कौन से तरीके होते हैं जिसमें लोग स्टॉक मार्केट में पैसे कमाते हैं दबा के? अगर आपके पास डेप्थ वाला तरीका नहीं है और अगर आपके पास उतनी वेयरविदॉल नहीं है, बैंडविड्थ नहीं है कि आप वो तरीके में, तो जैसे मैंने आपको बताया ब्रेथ वाला तरीका. अभी ब्रेथ वाला तरीका जो बड़ा पैसा तरीका है बनाने का, वहाँ पे सो जिसने एक्चुअली ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में बड़ा पैसा कमाया है, उन्होंने सिस्टम के बेसिस पे पैसा बनाया. एंड व्हेन आई से सिस्टम,
सी हर आदमी को है ना 3 नंबर पता होने चाहिए सक्सेस के लिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में। ओके, क्या नंबर है? तो पहले मैं आपको पूछता हूँ कि वो नंबर आपको पता है या नहीं? नहीं पता। बताओ पहले मुझे, मैं तो करता नहीं हूँ ट्रेडिंग, मुझे पता ही नहीं है। इवन इन्वेस्टिंग। सो पहला नंबर ये है कि आपकी स्ट्राइक रेट क्या है। यानी जब आप पैसा बनाते हो तब आप कितना पैसा बनाते, कितनी टाइम राइट होते हो। ओके, सो लेट्स से इफ यू मेक 100 इन्वेस्टमेंट्स, ये रिटेल इन्वेस्टर को है ना एक गलत फहमी है कि मैं 100 में से 100 बार सही रहूँगा। यू नो, ट्रस्ट मी, द बिगेस्ट सिस्टम्स, जो सबसे बड़े दुनिया के ट्रेडर हैं, अगर आपको 50 या 60% भी आपकी स्ट्राइक रेट रह गई ना, तो यू आर आउटस्टैंडिंग। यू नो, राकेश झुंझुनवाला जी यूज्ड टू से कि माई स्ट्राइक रेट वाज ओनली 35-40%। तो पहला नंबर है स्ट्राइक रेट। दूसरा नंबर है कि एवरेज विनर क्या है। यानी अगर मैं 100 बार ट्रेड करता हूँ और मैं 50 या 55 बार राइट होता हूँ, तब जब 50 या 55 बार जब राइट होता हूँ तो कितना सही होता हूँ। अगर मैं हर बार सही हूँ और मुझे 5 रुपये बन रहे तो ठीक है, दैट इज हाउ आई विल, दैट्स द नंबर इट इज। द थर्ड नंबर इज कि जब आप गलत हो तब आप कितने गलत हो। सो एक्चुअली ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इज लाइक अ कॉइन टॉस। अगर आप, मैं बताता हूँ आपको कि भाई आप कॉइन टॉस करते रहो, मोटा मोटी आपका स्ट्राइक रेट कितना होगा? 50 टका होगा। आप 50% हेड जाएगा, 50% टेल जाएगा, यू विल बी राइट 50% ऑफ द टाइम्स। बट लेट मी से, एवरी टाइम यू विन you will get 2 rupees. But every time you lose, I'll take only 1. Then how many times will you coin the cost? Infinite times. हाँ, because I know कि मैं जीत ही रहा हूँ। तो ये सिस्टम, सो रिटेल ट्रेडर, रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, उसको लगता है कि मैं 100% ऑफ द टाइम्स राइट रहूँगा। बट यू नो, देयर इज अ जेंटलमैन कॉल्ड मिस्टर जिम सिमंस। ये ही इज़ द मोस्ट अस्ट्यूट, known to be the most astute trader in the world. Yes. You know, उनकी strike rate, they probably compounded at 66% per annum. For years. For 20, 30, 40 years. His strike rate was only 50.75%. You know, then they used to say कि हम सिर्फ 50.75% टाइम्स राइट होते, बट वेन वी आर राइट 100% ऑफ द टाइम्स। ऐसा है। सो अगर आपने ये 3 नंबर पे ध्यान रखा और आप ये 3 नंबर को मास्टर कर पाए, रियलिटी में ऐसा होता है। अगर मैं आपको बोलूँगा ना, आपकी जो व्यूअर है वो खुद की अकाउंट में जाके देखेंगे कि भाई मेरा क्या स्ट्राइक रेट था, तो पहले तो किसी को पता ही नहीं होता है। फिर आप किसी को पूछोगे कि आपका एवरेज गेनर क्या था, तो और आपका एवरेज लूज़र क्या था, लोगों का उल्टा होता है। मैंने कई बार लोगों को देखा है कि भाई मैं जब पैसे कमाता हूँ ना, तब सिर्फ 1 ही रुपया कमाता हूँ, और जब पैसे जाते हैं तब 3-4 चले जाते। तो क्यों कर रहा है भाई? तो ये दिस इज फॉर्मूला फॉर डिजास्टर। एब्सोल्युटली। तो ये लोगों को समझ नहीं। एंड द व्हेन आई से अ ब्रेथ, यू हैव टू बिल्ड अ सिस्टम वेयर दीज नंबर्स आर इन योर फेवर। यू हैव टू फाइंड अ वे वेयर इवन इफ यू राइट 50-60% ऑफ द टाइम, आपने कोई ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी ले ली या कोई भी टाइप की स्ट्रैटेजी, आपको हज़ारों स्ट्रैटेजी मिलेंगी, बट वो स्ट्रैटेजी में आपका ये जो 3 नंबर का मॉडल है, दिस मॉडल शुड हेल्प यू build a positive expectancy model. And उससे फिर if you crack that, then you can actually make big money. फिर आप 20%, 25%, बट फिर ये धंधे जैसा हो गया, you know. एंड जैसा आप कोई रिटेल का धंधा ले लो, आज रिटेल के धंधे में लोग क्या करते हैं कि आप, नॉट ऑल स्टॉक गेट सोल्ड एट MRP, राइट? ऑफ कोर्स। आपको मालूम है कोई चीज़ 100 रुपये MRP पे है, मैंने को 25 रुपये में मैंने खरीदी है, मेरा 50% माल या 60% माल MRP पे जाएगा, बट 40-50% माल तो मुझे 20-30% डिस्काउंट करके ही बेचना हो, और वो मैथमेटिक्स से भी बट मैं पैसे बना लूँगा। यही टाइप का मैथमेटिक्स ट्रेडिंग के बिजनेस और इन्वेस्टिंग के बिजनेस में भी चलता है। एंड अगर ये मैथमेटिक्स आपको समझ आ गई और ये मैथमेटिक्स आपने क्रैक कर ली, तो देन यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। तो टेल मी वन थिंग, कि क्या हर किसी इंसान को स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए? सो 100% लोगों को पैसे लगाने चाहिए। कैसे लगाने चाहिए वो डिबेटेबल है।
ओके, यानी कैसे लगाने चाहिए? मतलब आप किन दो लोगों- तरीके हैं, या तो आप खुद कर लो, बट अगर जैसे मैंने आपको बताया आपके पास कोई सिस्टम है या ब्रेथ इनसाइट है तो आप खुद कर लो और खुद से पैसे बना लो। बट अगर वो नहीं है तो फिर आप जैसे आप हमने बात की कि भाई इंडेक्स फंड में पैसे डाल दो, या किसी फंड मैनेजर को पैसे दे दो, किसी एडवाइज़र को या पीएमएस में अपॉइंट कर लो। तो आइदर यू डू इट फॉर योर सेल्फ और यू लेट अ प्रोफेशनल हैंडल इट फॉर यू, बट यू हैव टू बी इन द स्टॉक मार्केट। सी, इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोरीज फॉर द नेक्स्ट 2 decades। मतलब अपने पास राज देर इज़ अ जनरेशनल अपॉर्चुनिटी टू मेक एन इनसेन अमाउंट ऑफ मनी, यू नो, एंड ट्रस्ट मी, अगले 2 decade में जितना पैसा पिछले 3-4 decade में नहीं बना है उससे कई ज़्यादा पैसा एब्सोल्यूट टर्म्स में विल बी मेड इन द नेक्स्ट 2 decades। बट इफ़ यू वांट टू कैप्चर दैट अपसाइड, वो सिर्फ इक्विटी से होगा। ओके, आप अगर आप ग्लोबल रेफरेंसेस देखोगे, राइट, यू नो, व्हेन the Japanese economy was 2.5 trillion, it went from 2.5 to 5 trillion. The stock market went up 10 times. If you look at Chinese economy, same, you know, आज अपन भी वो $2.5-3 trillion के रेंज में है। 3.5 कैसा? तो $3 trillion की जो जर्नी है अपनी 5 trillion होगी। आई थिंक द अमाउंट ऑफ मनी द ग्लोबली stock markets in the world, wherever economies have grown, I mean, there are few cases, the US, Japan, China, etc. The maximum money in the stock market has been made while this journey was being carried on by the economy. तो ये प्ले तो करना ही है आपको, इक्विटी में और स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटी पैसा तो डालना ही है। कैसे डालते हो, एज आई सेड, वो आपके ऊपर। इनसाइट था विच आई गॉट इट फ्रॉम वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग हाउसेज इन द कंट्री कि 90-95% लोग ट्रेडर्स जो होते हैं वो पैसे बनाते नहीं स्टॉक मार्केट पर, गवाही देते हैं। 5%, 10% कुछ लोग हैं, इनफैक्ट और कम है, जो एक्चुअल इंडेक्स को बीट कर पाते हैं और पैसे बनाते हैं। नहीं तो 90-95% लोग इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। तो फिर खुद करें ही क्यों जब पता है मैक्सिमम चांसेस नहीं है। सो इसीलिए एक्चुअली यू आर बैंग ऑन, यू नो, हमने वेरी रिसेंटली वी लॉन्च्ड अ मिशन, समथिंग कॉल्ड एज मिशन इज द इंडेक्स। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई 80-90% लोग जो इंडेक्स का 10-11% बन रहा है वो भी नहीं बना पाते। तो वो मिशन इज द इंडेक्स का फंडा ये है कि भाई आप एक प्लेज ले लो कि या तो मैं 10-11% से ज़्यादा कमाऊंगा अगर खुद करूँगा तो, और अगर मुझसे 10-11% नहीं होगा तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा और या तो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को पैसे दे दूंगा या इंडेक्स फंड में पैसा लगा दूंगा। तो आप अपने आप के लिए ये प्लेज लो कि भाई मैं आई विल डू 1 out of 3, आई विल आइदर रेज द इंडेक्स और I will give money to a fund manager, or I will index by putting money in an ETF or a index fund. So reality is that now when it comes to starting, कि भाई आप शुरुआत कैसे करो, see you can start by looking at an online course, you can start by reading books etc. कर सकते हो। पर ये कुकिंग जैसा है, ओके आप कितने भी वीडियोस देख लो कुकिंग के, okay, till the time you actually go to the kitchen and you pick up all the ingredients and start cooking yourself, you're not going to become a good cook. तो ये इंडस्ट्री में और ये बिजनेस में पैसा एक्चुअली करने से ही बनेगा। और जैसे मैंने आपको बताया, यू डोंट हैव टू मेक श्योर दैट आपका पहला ही डिश संजीव कपूर जैसा बनाने का जरूरत नहीं है। यू नो, you can have you can be bad at your first time also, and it's good if you're bad at the first few times because beginners luck लोगों के सर पे चढ़ जाता है स्टॉक मार्केट में। तो आप अगर मेरे फादर एक्चुअली मुझे कहा करते थे कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो आपको स्टॉक मार्केट को लॉस करके यूनिवर्सिटी फीस देनी ही पड़ेगी। मैंने कई लाख रुपए एक्चुअली नुकसान किया है खुद से, और वो मेरी फीस रही है टू एजुकेशन फीस, द स्कूल ऑफ द स्टॉक मार्केट, कि भाई वो मेरा, बिकॉज अदरवाइज तो इसमें कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ आप जाके डिग्री ले सकते हो। तो आप जो पैसा गंवाते हो वही आपकी डिग्री है, वही आपको, एंड वो जब तक आप करोगे नहीं तब तक होगा नहीं। सो आप शुरुआत कहीं से भी कर लो, आप किसी इन्फ्लुएंसर का वीडियो देख लो, आप कोई ट्रेडिंग कोर्स कर लो, आप कोई इंस्टीट्यूट जा लो, वो सब आप शुरू कहीं से भी कर लो। बट ऐसे सेड अल्टीमेटली तो आपको खुद को, मार्केट को वो फ़ी देनी ही पड़ेगी।
और वो जब आप फी दे दोगे और वो आप जो आपको सीखने मिलेगा, दैट विल ट्रांसफॉर्म योर ट्रेडिंग एंड योर इन्वेस्टिंग एंड दैट विल हेल्प यू बिकम फार मोर सक्सेसफुल, फार मोर सक्सेसफुल। ओके, तो अब जो मेरे जैसे लोग हैं, मैं मेरी लाइफ में दूसरी चीज़ें कर रहा हूँ तो मैं बहुत बिजी हूँ, बट मैं उनसे थोड़ा बहुत पैसे कमा रहा हूँ। अब मुझे वो लेके इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो मैं फंड मैनेजर ढूंढता हूँ। तो मैं कैसे मानूँ कि कौन सा फंड मैनेजर राइट है, उसके क्या तरीके होते हैं? क्योंकि आई गिव एन एग्जाम्पल। मैंने 2 साल पहले एक फंड में लगाया, एक PMS ढूंढा और अच्छा खासा पैसा लगा दिया उसमें मेरा। और जितने मैंने पैसे लगाए, मैं उनका बहुत बड़ा नाम है, पहले तो बहुत नाम है, बहुत जानते हैं लोग उन्हें, हर जगह उनके वीडियोस, उनकी बुक्स, हर जगह लोग काफ़ी उनको मानते भी हैं। और मैंने लॉस किया 23%। मेरा एब्सोल्यूट नेगेटिव था -23%। इन अ PMS जो सारी ब्लू चिप कंपनीज में लगाता है, उस PMS में जो इंडेक्स जैसा था ऑलमोस्ट, उसमें मैंने -23% लगाया आफ्टर गेटिंग ऑल द गुड रिव्यूज़, कि उसके बारे में सारे अच्छे रिव्यूज़ थे, उनकी आइडियोलॉजीज अच्छी लगी, उनका सुनने कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग था, सब होने के बाद -23% हुआ। तो ऐसा कैसे होगा? वो तो ठीक है कि जो -23% मेरा यहाँ हुआ, दूसरी जगह जहाँ मैंने पैसे लगाए तो वहाँ बढ़ गए, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। बट अगर मैं सारा पैसा यहीं लगा देता जो मैं लगाने वाला था, तो मेरे लिए एब्सोल्यूट लॉस हो जाता। सब सही रिव्यूज़ होने के बाद भी हर 2-3 साल में अगर पैसा माइनस हो जाएगा तो क्या मतलब है? तो कैसे चूज़ करो कि कौन सा राइट बंदा है? सो आई थिंक पहले तो जो आपका टाइम होराइजन है वो गलत है। इफ़ यू आर टेकिंग इक्विटी एक्सपोजर और आप सिर्फ 2 साल में देखते हो इसको, या 2-3 साल में रिव्यू करते हो, तो ये गलत है। बिकॉज इक्विटी मार्केट में माई व्यू इज़ वेरी क्लियर। अगर आप 5 साल का व्यू नहीं ले सकते ना, तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए, पहली बात। सो यू हैव टू बी पेशेंट फ्रॉम अ 4-5 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू। सो देर इज़ अ ग्लोबल मैथ एंड ग्लोबल स्टैट दैट सेज दैट अगर आप इक्विटी में 1 साल का व्यू लोगे, यू विल बी राइट ओनली 60% ऑफ द टाइम्स। 40% टाइम आपका पैसा जाएगा ही। ओके, बट अगर आप 5, 10, 20 साल का व्यू लेते हो तो द स्ट्राइक रेट इज़ 100%। तो अगर आप जो भी आपने PMS मैनेजर को पैसा दिया है, इफ़ यू स्टिक विथ द मेथड फॉर अ 5, 8, 10 ईयर पीरियड, यू विल मेक मनी। यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट इट। और ये उतार चढ़ाव होता रहेगा, ये 100 का 20 भी होगा। इनफैक्ट आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स इनफैक्ट some of the best mutual funds that are available in India, I'll not name them, but there have been funds जो 10 रुपये थे जिसकी NAV जो 5.5 रुपये हो गई थी, और आज 50, 80, 100 रुपये भी हो गए। बट अगर आपने वो 10 से 5.5 की जर्नी झेली नहीं, तो फिर आप 10 से 30, 40 की भी जर्नी नहीं, वो रिवॉर्ड भी आपको नहीं कर पाओगे। नाउ हैविंग सेड दैट, स्टिल हाउ डू यू चूज अ गुड fund manager, or how do you choose a good advisor or a good distributor? I think the first aspect is always going to be if whether he understands these cycles or not, and what is the time horizon that he is asking you for money. I mean, it is a big red flag if somebody is asking you to put money in equity just for a year or 2 years. तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग। अगर आपको ऐसा कोई आदमी मिलता है कि भाई 1 साल में पैसा ले 30-40% बन जाएगा इक्विटी, तो भाई इससे दूर भागो, यू नो। सो आई थिंक दैट इज़ वन रेड फ्लैग। सेकेंड इज देयर ए क्लियर मेथडोलॉजी इन्वॉल्व? यानी सी नोबडी इज गोइंग टू रिवील देयर एंटायर फॉर्मूला फॉर सक्सेस, but is there a well documented process? Is there a which understands and accepts that yeah, across cycles we are going to do this, at the end of it we are going to make money, and वो बहुत important part of the process है. And third is genuinely somebody who's I think in a good fund manager, in a good finding somebody who's genuinely interested in making money for the client, who has a client first approach and not doing it for himself. वो भी ढूंढना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई थिंक देर आर लॉट्स ऑफ फंड मैनेजर्स, देर आर ग्रेट फंड मैनेजर्स इन दिस कंट्री हु आर डूइंग फंड मैनेजमेंट जो खुद पैसे कमाने के लिए, उनके पास यू नो hundreds of crores खुद है. They are actually doing this for the love of money management and actually to genuinely create wealth for
investor. So I think that is one judgment that as an investor you'll have to take, whether he's genuinely in it for making money for investors or not. And then final thing is skin in the game, यानी उनका खुद का कितना पैसा लगा हुआ है. I think उससे बेटर कोई और इंडिकेटर नहीं है. अगर जो भी फंड मैनेजर को आपने पैसा दिया है, अगर उसकी मेजॉरिटी वेल्थ उसी फंड में है, तो देन यू आर इन द राइट टुगेदर. देन दैट स्किन, नथिंग बीट स्किन इन द गेम. चलो इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया के वॉरेन बफेट जो कंसिडर किए जाते थे, लेट राकेश झुनझुनवाला जी, तो उनके बारे में बात करते हैं. उनकी क्या खासियत थी? वाई डू यू थिंक दैट ही मेड सो मच मनी एंड उन्होंने बहुत तगड़े तरीके से मार्केट में पैसे कमाया और उनको बहुत बिग बुल बोले जाते थे, राइट? तो कैसे उन्होंने कमाया इधर? There are lots of other people who made money in that period and they made a lot of, but राकेश जी की जो एक खासियत थी, या what brought him to light was his undisputed love for India, and he was like an eternal bull on India. Today I think the biggest achievement for Rakesh ji probably would not be that he's a multi-billionaire, but I think he's a Padma Shri. For an Indian individual from the stock market to be a Padma Shri, unhone, never has he said one bad thing about India. He has always been such a big believer in India. And ये एक खासियत थी as compared to others, because I think other people, other investors, other traders at some or the other point of time, उनको शायद कोई pessimism हो जाता होगा इंडिया के लिए. वो सोचते होंगे अरे गवर्नमेंट स्टेबिलिटी नहीं है, वी आर स्टिल अ बैकवर्ड नेशन, आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फलाना डिगना. बट राकेश जी हैड raw bullishness, and I think that raw bullishness and that optimism for India worked in his favor as compared to anybody else. Because अपन हर कोई कभी ना कभी तो नेगेटिव हो ही जाते हैं कि अरे ये कोई इलेक्शन हार गया, वो कोई इलेक्शन जीत गया, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, रिसेशन आ रहा है, फलाना आ रहा है, डिगना आ रहा है. तो बट थ्रू, एंड आई एम श्योर, सिंस 1985 he saw the Harshad Mehta, Ketan Parekh, Rajaram, global financial crisis. But every time, and I think that is a case study for every retail investor and trader, कि आप हर बार जाओ उनकी interviews देखो, he has been always bullish about India, especially in the stock market. ये एक बहुत interesting चीज़ मैं आपको बताऊँगा. Being negative, being pessimistic is seen as a sign of expertise. लोगों को ऐसा लगता है कि आप थोड़ा नेगेटिव बोल दो, आप कोई कॉशन बोल दो, कंजर्वेटिव रहो थोड़ा, आप थोड़े बेरिश रहो, और आप लोगों को बोलो कि देन आप बोलो कि भाई बड़ा क्रैश आने वाला है, यूएस रिसेशन आने वाला है. इट्स वेरी फैशनेबल, इट्स वेरी वेरी फैशनेबल, एंड इट मेक्स यू साउंड लाइक एन एक्सपर्ट, and that gives you a perception of expert. But I think, as I said, irrespective of any time frame that you look at, any time in market that you listen to Rakesh ji's interview, he has always been bullish. तो आपको क्या लगता है, अभी हम इतनी बात कर रहे हैं बुलिश बेरिश की, और काफ़ी लोग अभी बोल रहे हैं कि अभी है ना पूरे ग्लोबल रिसेशन आने वाला है, हर कोई इसकी बात कर रहा है कि यूएस ने, फेड ने बहुत पैसा छापा पिछले 2-3 सालों में, और फ्री में टेक्निकली वो पैसे बांट रहे थे. फेड रेट्स जो थे वो बहुत कम थे, इंटरेस्ट रेट बहुत कम था, बढ़ गया है, राइट? तो अब पूरी दुनिया में रिसेशन आने वाला है, क्योंकि आज तक सबने बहुत मज़े ले लिए पैसे की, अब इतना है ही नहीं, राइट? जिस हिसाब की हम बातें कर रहे हैं, ऑप्टिमिज्म की बात कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं, जॉब्स की बात कर रहे हैं, हर चीज़ ओवर प्राइस्ड है, ओवर प्राइस्ड में लोगों ने खरीदी, एकदम बूम आया, अभी एकदम नीचे गिरने वाला है. तो आपको लगता है कि रिसेशन आ रहा है? सी, आई डोंट नो रिसेशन आएगा या नहीं आएगा. आई थिंक इवन the US central government or the governor, Mr. Powell also doesn't know whether there's going to be a recession or not. So I am no expert to comment on whether there's going to be a recession or US recession or not. But I think being a participant of the stock market, I have mentally accepted the fact that हर 10 साल में एक बार ऐसा होगा जब मार्केट 50% गिरेगी, हर 2 साल में या 3 साल में एक बार ऐसा होगा जब मार्केट 20-25% गिरेगी,
और हर साल में 5-10% का एक ड्रॉ डाउन देखने मिलेगा. आई हैव मेंटली एक्सेप्टेड दिस एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ माई गेम एंड दिस मेक्स माई लाइफ वेरी ईजी. कि रिसेशन आए ना आए, आई नो फॉर अ फैक्ट कि भाई मेरे को हर डेकेड में एक बार 40-50% का डाउनफॉल देखने मिलेगा, वो झेलना है मुझे. और वो एंड इफ यू सी हिस्ट्री, यू नो, humans have a fantastic tendency. Whenever our backs are against the wall, we bounce back very well. Same, US recession आएगा भी, तो there will be enough and more that will be done by governments in the US as well as globally to make sure that the bounce back is as fast or as efficient as possible. तो वो fear में रहना कि रिसेशन आएगा, इसके लिए मैं अभी माल नहीं लूँगा या अभी पैसे नहीं इन्वेस्ट करूँगा और बाद में देखूँगा, वो फियर में रहोगे तो फिर आप रह जाओगे. और लोग नहीं बोलते कि इस टाइम पे होल्ड करके रखो, डालो मत पैसे मार्केट में क्योंकि आने वाला है, और उसके चक्कर में तुम होल्ड करके रखते हो थोड़े टाइम तक, 1-2 साल रुक जाओ फिर डालना, इकट्ठा करो. अभी कैश इज़ किंग इन दिस मार्केट. बोलते हैं ना लोग कि इकट्ठा करके रखो, कैश रखोगे अपने पास तो किंग रहोगे तुम मार्केट में, इक्विटी से मत डालो, तुम डाउन हो जाओगे. तो इसमें क्या लगता है? So cash is king. I agree. Only if you have the jigger of a king, कि when the recession or the fall actually happens, you deploy the cash. अक्सर क्या होता है, let's assume, आपको भी let us assume that we had foresight and we say कि मार्च 2024 में रिसेशन आया, markets have fallen 30% and you've been waiting on cash for that moment. How many people have the jigger to deploy money in March? That is the big question mark. कि आप जब पैनिक होता है ना और जब बाजार 20-30% गिरती है ना, तब ऐसा माहौल बन जाता है कि आपको लगेगा कि यार ये तो 50% गिर जाएगी और गिरेगा. फिर जब 50% गिरती है तब आपको ऐसा लगता है यार अब लोग ऐसा इतना डरा देते हैं कि अरे ये तो 70% गिरेगी. आपको ऐसे लोगों की लगे कि भाई लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं, लाशें गिर रही है, फलाना डिगना. तब आपके पास जिगर होना चाहिए बटन दबाने का कि भाई आई विल गो आउट एंड डिप्लॉय द कैश दैट आई हैव बीन बिल्डिंग. इन माई व्यू, not more than 1 or 2% of the people have that kind of जिगर. मतलब आप पूरे साल भर में कमा लो, मैं आपको कहता हूँ अगर जब रिसेशन आएगा आप हाथ में कैश ही लेके बैठे रहोगे. इट इज़ वेरी हार्ड टू पुल द ट्रिगर. ट्रू. यू नो, सो दैट इज़ वाई दे से वाइल कैश इज किंग एंड आई फर्मली बिलीव इफ़ यू हैव, अगर आपके पास वो मेंटल कैपेबिलिटी है कि भले कितना भी पैनिक हो, अगर मेरा थ्रेशोल्ड मीट हो जाता है तो मैं पैसे लगा दूँ, देन आई विल नॉट वरी कि और 10% गिरेगा, 20% गिरेगा. आई विल नॉट ट्राई एंड फाइंड द बॉटम. आई मीन इवन मिस्टर बफेट डज दैट. बट मिस्टर बफेट का जो एडवांटेज है, जब बाजार गिरती है ना तो उनमें जिगर है. वो देयर हैव बीन मंथ्स वो $50 बिलियन लगा देते. तो कितने लोगों में वो जिगर होता है कि मैं आपको बोला ठीक है आपके बैंक बैलेंस में 1.5 करोड़ रुपया जमा हो गया है, अभी बाजार गिर गया है, लगा दो 1.5 करोड़. नहीं चलता है, लोगों से नहीं होता. इसीलिए लोग बोलते हैं कि भाई आप इन्वेस्टेड रहो, थोड़ा बहुत कैश रखो, थोड़ा बहुत खेलते रहो, बट 80-85-90% तो इन्वेस्टर रहो. इसके लिए बहुत सारे एडवाइजर्स भी आपको बोलेंगे कि भाई आप टाइम नहीं कर पाओगे, आप STP कर लो. यू नो, आपके पास 1 करोड़ रुपये, आप 1 करोड़ या तो कोई टाइप ऑफ टाइमिंग वाला STP कर लो, सो दैट एटलीस्ट यू आर डिसिप्लिन से इन्वेस्टिंग इन द मार्केट्स. यू आर नॉट वेटिंग एंड देन, नहीं तो फिर आप कैश पे बैठे रह जाओगे. नाइस. पर एक इंटरेस्टिंग, रिसेंटली मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, टेल मी हाउ ट्रू और फॉल्स इट इज़, राइट, कि जब भी US मार्केट नीचे जाता है रिसेशन में, तब साउथ ईस्ट मार्केट, इंडिया मार्केट बढ़ता है. ऐसा कभी देखा है कि हर US के रिसेशन के बाद इंडिया मार्केट में बूम आना स्टार्ट होता है? सो देयर हैव बीन enough and more evidence to show that bull markets in India have preceded US recessions. तो आप 2001-2 में देख लो, US में जब 9/11 हुआ, there was a tough time.
उसके बाद इंडिया हैड अ फैंटास्टिक बुल रन. इवन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देख लो, देयर वाज अ यूएस रिसेशन एंड देन इंडिया हैड अ great rally from them. Same taper tantrum 2012. So there is enough and more evidence ki typically once after a US recession there is a massive bull run that follows. So whether it will happen next time or not we don't know. And as I said, I mean we should not be predicting कि ये same होगा या नहीं होगा, but generally structurally things are, that's the only thing that bet you can play. Structurally is the India story working in your favor or not, and that undoubtedly is. मैं बॉम्बे से नहीं हूँ, मैं इंदौर से हूँ. तो मैंने इंदौर में अगर मैं पैसा लगाया होता किसी ज़मीन पे 10 साल पहले और एक किसी स्टॉक में लगाया होगा जो बहुत हाई आई डोंट नो TCS में लगाया होता, राइट, तो मुझे ज़मीन में ज़्यादा फ़ायदा होगा कंपैरेटिवली टू TCS, इवन दो TCS इन लास्ट 10 years ग्रू रियली वेल. तो एक हमेशा डिबेट होती है और बहुत सारी ये Tier 2 Tier 3 सिटीज़ वाले तो यही बोलते हैं कि नहीं यार ज़मीन में लगाओ, ज़मीन में पैसा बनेगा क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ग्रोथ हो रही है. तो ज़मीन में लगाना चाहिए पैसा कि स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए? सो आई एम अ स्टॉक मार्केट गाय. तो मैं आई विल ऑलवेज ऑब्वियसली से दैट यू शुड हैव एक्सपोजर टू द स्टॉक मार्केट्स, बट दो प्रैक्टिकल रीजंस है why I believe कि stock markets are a superior investment alternative to real estate. Okay. पहला रीज़न ये है कि ज़मीन में एक साइज़ का एंट्री बैरियर है. आपको 5,000 की ज़मीन नहीं मिलेगी, बट आपको स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने हैं तो आप 5,000 से लगा 5,500 रुपये की भी आप SIP शुरू कर सकते हो. तो रियल एस्टेट एक्चुअली इवन एंड इनफैक्ट पिछले कई सालों में जहाँ रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़े हैं, आज के तारीख में नॉर्मल आदमी को अगर किसी के पास 1-1.5-2 करोड़ रुपया नहीं है ना, तो वो डिसेंट साइज रियल एस्टेट भी नहीं ले सकता. तो वो साइज़ एक बहुत बड़ा फैक्टर है. मतलब आप बोलोगे कि ठीक है आपने इंदौर में जगह ज़मीन ली होती और TCS के शेयर ले, आज से 10 साल पहले TCS का शेयर 300 रुपया था, तो आपने 300 रुपये लगाए होते, आज 3,300 होते और आपको 1,700 हज़ार रुपया तो डिविडेंड आ जाता. आप 300 रुपये में ज़मीन तो नहीं ले सकते. आप 3 लाख में भी शायद ज़मीन नहीं ले पाओगे, बट आपने 3 लाख TCS में डाला हो तो 3 का 30 लाख तो हो जाता. सो आई थिंक दैट इज़ वन मेजर एडवांटेज जो स्टॉक मार्केट्स में है जो रियल एस्टेट में नहीं है. आई थिंक द सेकेंड बिग एडवांटेज जो स्टॉक मार्केट में है जो रियल एस्टेट में नहीं है, इसे कहते हैं री इन्वेस्टमेंट. See, in the beauty about stock markets is that see आप एक कंपनी में पैसा लगा रहे हो, वो कंपनी पैसा बनाती है. वो जो कंपनी पैसा बनाती है वो कंपनी ऑटोमेटिकली पैसा री इन्वेस्ट कर देती है दूसरे बिजनेसेस में या ग्रोथ में, जिससे आपकी पैसे की वैल्यू और बढ़ती है. सो टेक फॉर एग्जांपल रिलायंस स्टार्टेड मेकिंग मनी फ्रॉम द ऑयल एंड गैस बिजनेस. उन्होंने ऑयल एंड गैस बिजनेस में उसमें से जो पैसे बनाए उसका थोड़ा डिविडेंड दिया, बट मेजॉरिटी पैसा रिटेन किया, उससे फिर जियो बनाया, उससे रिलायंस रिटेल बनाया. तो इफेक्टिवली द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द बिजनेस कैन कीप ग्रोइंग एंड दिस विल हैपन इवन इफ यू आर अ सिंगल शेयर होल्डर. ये आपके लिए होता रहे. रियल एस्टेट में ऐसा नहीं होगा. ज़मीन में से आपको कोई कैश फ्लो नहीं आने वाला है, ना ही वो री इन्वेस्ट होने वाला है. ट्रू. और री इन्वेस्ट होगा भी तो अगर आप लेट से आपने कोई 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी ले ली और आपको साल का 2 लाख 3 लाख रुपया रेंट भी आता है, तो आप 3 लाख के रेंट का वापस री इन्वेस्ट कहाँ करोगे? आपको 3 लाख की फिर से कोई प्रॉपर्टी नहीं बनेगी, तो 3 लाख आपकी कंपाउंडिंग नहीं होगी. तो लेट से 5 साल में आपको रेंट भी आ गया, 15 लाख 16 लाख रेंट भी आ गया, बट वो पैसे का क्या? तो योर वैल्यू विल ओनली गो अप ऑफ दैट 1 करोड़. कंपाउंडिंग विल नेवर हैपन इन रियल एस्टेट, बट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग विल प्ले आउट इन stock markets. And I think the third biggest advantage in my mind is liquidity. That is the factor. आप इंदौर में आप कभी भी पैसा लगा लो, जब तक आपको आपकी प्रॉपर्टी के लिए, जिसको आपकी प्रॉपर्टी अच्छी लगे, मनचाहा बाहर नहीं मिला, तब तक आप अटक गए. जबकि आपको स्टॉक मार्केट में मतलब ये पैसा ऐसा है, भले कम हो सकता है, बट अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको अगले दिन पैसा वापस मिल जाएगा. एंड वॉट इज़ द यूज़ ऑफ मनी इफ़ यू कांट यूज़ इट व्हेन यू वांट इट. आपको अगर किसी इमरजेंसी के लिए पैसे चाहिए, आपके पास करोड़ों की ज़मीन क्यों ना हो, अगर आपको
एक्चुअल लिक्विडिटी नहीं मिलेगी जब आपको ज़रूरत है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. Interesting. Thank you so much, Jimit bhai. I hope that we covered a lot of things and I hope you enjoyed. Yeah. Overall, how was the experience? I enjoyed. I mean, I had a great time. Perfect. Yep. I liked it. I'm glad that we did it. Yeah. बढ़िया चीज़ें सीखने को मिली, काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्स मिले. मुझे वो टेक बहुत अच्छा लगा जो आपने वॉरेन बफेट के बाद बोला अबाउट कि अमेरिका स्टोरी के बारे में बोला, फिर इंडियन स्टोरी के बाद बोला, फिर एक बहुत बढ़िया बात बोली आपने कि आप में जिगर होना चाहिए अगर कैश होल्ड करके बैठे हो. फिर जो 50% वाला था कि मुझे पता है हर 10 साल में 50% जाना है. सो आई लव दीज इनसाइट. दीज जस्ट helps me as an individual to think about mental models in a certain way. Yeah. So thank you so much for sharing. Thank you so much. It is my pleasure. I had a great time doing this. Thank you, sir. Yeah. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताओ कि कौन से और टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, क्या आपकी प्रॉब्लम्स हैं और कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. क्या वो बिजनेस के ऊपर है, क्या वो वेल्थ के ऊपर है, क्या वो हेल्थ के ऊपर है, क्या वो कंट्री और इंडिया के बारे में है, या वो रिलेशनशिप्स के बारे में. आप हमें बताएंगे तो हम उन गेस्ट तक जाएंगे और उन गेस्ट को इधर लेके आएंगे और आपके क्वेश्चन उन्हीं से पूछेंगे. प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताओ एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल और एटलीस्ट एक बंदे को ये वीडियो भेजो जिसकी लाइफ में इस वीडियो से कुछ चेंज आएगा, क्योंकि एक वीडियो से बहुत आइडियाज़ आ सकते हैं और बहुत सारे आइडियाज़ में से अगर एक आइडिया पे भी आपने जिस इंसान को ये भेजा उसने आइडिया से अपनी लाइफ बदल दी तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा इस कंट्री में. थैंक यू सो मच. अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड, कीप फिगरिंग आउट.